अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एशिया कप के बड़े मैच में भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने एक बार फिर इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी दिखाई और भारत बासानी मैच जीत गया। मगर इस मैच में हार जीत या नाकिस कारकर्दगी से ज़्यादा एक और बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया है। क्रिकेट की रिवायात के मुताबिक भारतीय टीम ने न मैच के आगाज़ में स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा किया और न ही मैच के अख्तिताम पर। न टॉस के दौरान भारतीय कप्तान की जानिब से पाकिस्तानी कप्तान से हैंडशेक या मुसाफा किया गया और न ही मैच के अख्तिताम पर भारतीय टीम की जानिब से पाकिस्तानी टीम और ऑफिशियल से हैंडशेक किया गया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा और कोच माइक हैसन ने भारतीय कैंप तक भी वो गए, मगर कोई भारतीय खिलाड़ी बाहर ना आया। और फिर रद्द-ए-अमल के तौर पर पाकिस्तानी टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में शिरकत नहीं की, जबकि भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में पहलगाम वाक़े का तस्करा किया, जबकि बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ चीज़ें स्पोर्ट्समैनशिप से बालातर होती हैं। रवां साल अप्रैल में पहलगाम वाक़े और फिर मई में पाक भारत 4 रोज़ा लड़ाई के बाद से दोनों ममालिक के ताल्लुकात शदीद तनाव का शिकार हैं। एशिया कप के इस मैच से पहले भारतीय टीम भारतीय मीडिया और अपोजिशन के सख्त दबाव में थी। भारत में पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की शदीद मुखालफत की जा रही थी और इसी दबाव में कल पाकिस्तान के साथ मैच खेलते हुए भारतीय टीम ने स्पिरिट ऑफ द गेम को नुकसान पहुंचाया और एक नापसंदीदा रिवायत का आगाज़ कर दिया। मगर इस पूरे तनाज़े में सबसे बड़ा इल्ज़ाम आईसीसी की तरफ से तैनात मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट पर लग रहा है, जिन्होंने मुबैना तौर पर भारतीय टीम की सहूलतकारी करते हुए पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से कहा कि भारतीय कप्तान से टॉस के बाद हैंडशेक नहीं होगा। पाकिस्तान ने आईसीसी को बाज़ाब्ता ख़त लिखकर मुतालबा किया है कि मैच रेफरी को फौरी तौर पर हटा दिया जाए। खुद चेयरमैन पीसीबी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैच रेफरी की जानिब से स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट से मुतालिक आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट और एमसीसी के कवानीन की खिलाफ वर्जी पर पीसीबी ने आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई है। पीसीबी ने मुतालबा किया है कि मैच रेफरी को फौरी तौर पर एशिया कप से हटा दिया जाए। मोहसिन नकवी ने मजीद लिखा कि मेरे लिए अपने मुल्क की इज्जत और वक़ार से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान की ज़राए से खबर के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने आईसीसी को लिखे गए खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पाक भारत मैच में मैच रेफरी ने क्रिकेट की स्पिरिट के खिलाफ इक़दाम किए, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया, आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की, स्पिरिट ऑफ द गेम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पाक भारत मैच में स्पोर्ट्समैनशिप ना देखकर मायूसी हुई। खेल में सियासत को घसीटना उसकी असल रूह के खिलाफ है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक पाक भारत मैच के दौरान टॉस के वक्त रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से कहा था कि टॉस के मौके पर हैंडशेक नहीं होगा। एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी टीम के मीडिया मैनेजर से भी कहा कि यह सब रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। इस हवाले से पाकिस्तानी टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने बताया कि रेफरी के रवैये पर उन्होंने बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड्रयू रसल से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, जिस पर एंड्रयू रसल ने कहा कि हमें भारतीय बोर्ड से हिदायत मिली हैं और फिर कहा कि असल में भारतीय हुकूमत की हिदायत हैं। पाकिस्तानी टीम के मैनेजर के मुताबिक पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भारतीय खिलाड़ियों के रवैये के खिलाफ एहतजाजन इख्तितामी तकरीब में शिरकत नहीं की। ज़राए के मुताबिक इख्तितामी तकरीब में न जाने की वजह यह थी कि तकरीब के प्रेजेंटर का ताल्लुक भी भारत से था, जबकि पाकिस्तानी टीम के हेड कोच माइक हैसन ने कहा कि भारतीय टीम की हरकत के बाद पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल फितरी था। पाकिस्तान ने अब बाज़ाब्ता तौर पर आईसीसी को शिकायत तो इरसाल कर दी है, मगर अहम बात यह भी है कि आईसीसी के मौजूदा चेयरमैन जे शाह का ताल्लुक ही भारत से नहीं है, बल्कि वो बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के बेटे भी हैं। इसके अलावा ज़राए के मुताबिक पीसीबी ने भारतीय टीम के रवैये और मैच रेफरी के हवाले से ताख़ीर से रद्द-ए-अमल देने पर डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला को मुअत्तल कर दिया है। पाकिस्तान इस तनाज़े पर शदीद एहतजाज कर रहा है, मैच रेफरी को हटाने का मुतालबा कर रहा है। मगर आम बात यह भी है कि मोदी हुकूमत और गोदी मीडिया ने हालिया कशीदगी के दौरान भारत के अवाम में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज़ी बढ़ाने की भरपूर कोशिशें की, मगर बज़ाहिर उसमें कामयाब नहीं हुए। कल भारतीय टीम के रवैये के बावजूद दुबई में मौजूद दोनों ममालिक के शायकीन क्रिकेट इस नफरत अंगेज़ी से आज़ाद नजर आए। मैच के दौरान और मैच के बाद आपस में मिलते नजर आए। यहाँ तक कि भारतीय क्रिकेट टीम के मशहूर फ़ैन सुधीर कुमार पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मशहूर फ़ैन चाचा क्रिकेट के पास आए, उनसे गले मिले। इसी तरह कल जब मैच के बाद जियो न्यूज़ के एंकर सैयद याया हुसैनी ने दुबई में पाकिस्तान और भारत के शायकीन से बात की, तो देखिए उसके क्या तासुरात थे। यहाँ पर दोनों मुल्कों के शायकीन मौजूद हैं। मैच के बाद दोस्त क्या कहेंगे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में? देखिए, शर्मिंदगी तो होती है, हम इंडियन दोस्तों के साथ आते हैं और ये हाल है। ऐसे लग रहा था जैसे टेस्ट मैच खेल रहे हैं। सो प्लीज़ गुजारिश है, आकिब जावेद सर आपके आगे हाथ जोड़े हैं, बाबर आजम को ले आए, उसके अलावा ये टीम नहीं है। आप क्या कहेंगी? Well done to India, they played very well. Pakistan, a little bit more training please, we need a little bit
more strategy, but well done India, good game. तो कैसा लगा कि दोनों टीमों के कप्तानों ने टॉस के वक्त हाथ नहीं मिलाया, क्या कहेंगे? हाथ नहीं मिलाया, वो मैंने चेक नहीं किया एक्चुअली, वो देखा नहीं, हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, लेकिन वो गलत है। लेकिन ग्राउंड में जो दोनों मुल्कों के तमाशाई थे, दोनों मुल्कों की मोहब्बत करने वाले लोग थे, उन्होंने आज बड़ी अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया। दुबई में हमेशा ऐसा ही होता है, हमेशा बहुत अच्छे रिलेशन रहे। कुछ भी नहीं है इंडिया पाकिस्तान का, वो चीज़ दोनों मिलके एंजॉय करते हैं, दोनों में मोहब्बत है। तो ये आप क्या कहेंगे, मैच से पहले कह रहे थे नहीं खेलना चाहिए दोनों मुल्कों को, लेकिन आज जितनी बड़ी तादाद में लोग आए, हम प्यार करते हैं पाकिस्तान से, दोनों इंडिया पाकिस्तान हमारे फैमिली सर जी, मुश्किल से हमने चुप कराया है। लेकिन ये जो चीज़ आज हमने देखी है कि कोई किसी का रिकॉर्ड नहीं लगा रहा था, बल्कि सपोर्ट कर रहे थे एक दूसरे को, आज जो है वो थम्स अप कर रहे थे, इस बारे में क्या कहेंगे? ऐसा ही है, मतलब कि सपोर्ट ही करते हैं हम एक दूसरे को, ऐसा नहीं है, अपने दोस्ती है, अपना साथ वाला मुल्क ही है, और तो कुछ नहीं। बस आप क्या कहेंगे दोस्त? फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन टू इंडियन टीम, और उन्होंने बहुत अच्छा खेला। मैं पूरा मैच एंजॉय किया, अपने इंडियन दोस्त के साथ बैठे थे हम। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई कुछ अच्छा खेल रहे थे तो हम इनको वोटिंग कर रहे थे, एक दूसरे को हम बहुत अच्छा हमारा ये मैच गुजरा। मैच बहुत अच्छा हुआ है, पाकिस्तान सही खेला, ठीक है, कोई बात नहीं, हार जीत गेम का हिस्सा है, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान फाइनल में इंडिया को ऐसा दोएगा कि इंडिया को पता चलेगा। ये हमने वार्म अप में बोला कि चलो कोई बात नहीं, इंडिया एक थोड़ा सा एंजॉय कर ले, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी पिछले 3 माह से एंजॉय कर रहा है, आपको ही पता सब कुछ, तो क्या हो रहा है यार, ये फर्क है इंडिया और पाकिस्तान में, हारने के बाद भी एटीट्यूड दिखा रहा है, जीतने के बाद भी हमारी टीम भाई वर्ल्ड हर बार ऐसा अच्छा ही होता है, फ्रेंडली तरीके से दोनों अवाम आती हैं और मजे करती हैं, बहुत अच्छा था। बड़े मायूस हुए हैं जी पाकिस्तान की कारकर्दगी देखकर। पाकिस्तान का इंडिया के साथ कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा, सच्ची बात कहें, ये जो लड़की है ये मेरे गाँव की से बेटर टीम है, मैं कसम उठा के कह सकता हूँ। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, साबिक टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त और क्रिकेटर अहमद शहजाद, साथ ही नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल इमरान, आपने इतलात दी है, क्या सोच रहा है पीसीबी इस हवाले से? शाहजेब साहब, ये बड़ा एक संजीदा नोयत का मामला था जो कल टॉस के वक्त शुरू हुआ था, बल्कि इससे पहले ही इस हवाले से खिचड़ी पकना शुरू हो गई थी। बायकाट की भी चीजें सामने आई थी, फिर जिस तरह जयसूर्या ने एसीसी के सदर मोहसिन नकवी से हाथ मिलाया था, ये तमाम तर चीजें वहीं से शुरू हो गई थी। लेकिन जिस तरह की हरकत या जिस तरह का वाकया कल सामने आया, इसकी मिसाल इससे पहले हमें नहीं मिलती कि गेम ऑफ द स्पिरिट के खिलाफ जाते हुए जो वाकयात वहां पर मैच के दौरान हुए, पहले टॉस के वक्त हाथ नहीं मिलाया जाता, फिर जब मैच का अख्ताम हो जाता है उसके ऊपर भी हाथ नहीं मिलाया जाता। तो यही वजह कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनके जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने खासी संजीदा इस चीज को लिया है और इस मामले को हर सतह के ऊपर उन्होंने उठाया भी है। पहले खुद सोशल मीडिया पर आकर इसको कंडेम किया, फिर उसके बाद अपनी जो एक थी कंप्लेंट लॉन्च करने का उसके बारे में बताया, फिर उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि जो खत लिखा गया था जिसके जरिए कैंडी पाइक्रॉफ्ट को जो है वो ACC का जो ये टूर्नामेंट चल रहा है उसमें से उनको हटाया जाए, और उस वक्त तक पाकिस्तान अब अगला मैच नहीं खेलेगा अगर एंडी पाइक्रॉफ्ट को जिम्मेदारियों से अलग नहीं किया जाता। बल्कि ये मामला सिर्फ यही नहीं रुका, बल्कि अब आइंदा माह जब साउथ अफ्रीका की मेंस टीम ने पाकिस्तान का दौरा करना है और ऑल फॉर्मेट की सीरीज खेलना है, उसके ऑफिशियल्स पहले ही शेयर कर दिए जाते हैं ICC की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि वो होस्ट है इस सीरीज का। तो उसमें एंडी पाइक्रॉफ्ट का भी नाम था जिसमें वो मैच रेफरी हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC को कैटेगोरिकली बता दिया है कि इनको कबूल नहीं किया जाएगा, उनकी जगह पर एक नई तैनाती की जाए। तो इस तरह ये मामला अभी संभल नहीं रहा। अब अगले जो 24 घंटे इसमें ये तमाम तर सूरत हाल वाजी होगी कि क्या ICC जो है वो अपने कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कार्रवाई करती है या नहीं करती। और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक सख्त मौकफ इख्तियार किया है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट को ACC से जो टूर्नामेंट है एशिया कप का उससे विदड्रॉ किया जाए और एक नई तैनाती की जाए। इनके साथ साथ दूसरे एक मैच रेफरी भी हैं जो जिम्मेदारियां अपनी निभा रहे हैं, रिची रिचर्डसन। अब तमाम तर जो सूरत हाल है, जो तमाम बॉल है वो ICC के कोर्ट में है कि वो इस हवाले से किस तरह एक्शन में आता है और क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करता है। क्योंकि पिछले 12-14 घंटे से जब से खत लिखे जाने की चीजें सामने आई थी उस वक्त से लेकर अब तक ICC का इस हवाले से कोई मौकफ जो है वो सामने नहीं आया। हमने भी कोशिश की लेकिन अभी तक इसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर कुछ भी ऐलान नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम अपने जो क्रिकेटर्स हैं उनसे भी बात करते हैं। राशिद साहब, आप बताइएगा जो भारत ने किया वो और जो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल है वो, दोनों पर तबसरा कीजिएगा, फिर ज़ाहिर पाकिस्तान की जो टीम परफॉर्मेंस है उस पर भी बात करूंगा मैं।
देखिए ये हमने पहली दफा देखा है, ये सारी चीजें होती आई हैं, जंग भी होती आई है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में, ग्राउंड में, चाहे हॉकी हो, क्रिकेट हो, कबड्डी हो, भारत और पाकिस्तान हमेशा खेले हैं, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया कि आप हैंडशेक नहीं करेंगे। ये स्पिरिट ऑफ द गेम के बिल्कुल अगेंस्ट है और ये अच्छा नहीं लगा। दुनिया में किसी ने भी इसको बेहतर नहीं माना। मैं समझता हूँ कि कल हमारे मैनेजर जो हैं चीमा साहब, उनकी तरफ से वादे बयान आना चाहिए था, क्योंकि माइक हसन हमारे सफीर नहीं है, सफीर हमारे मैनेजर है, ग्रेड 22 के ऑफिसर रहे हैं वो। इमीडिएट एक बयान जरूर आना चाहिए था, ऑनलाइन आना था या वहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना। तो न्यूजीलैंड का कोई काम नहीं था कल, जिस तरह से सूरत हाल डेवलप हो चुकी थी, वहां पे हमारे कप्तान को आना चाहिए था और या तो हमारे मैनेजर को आके वाज़े एक पैगाम देना चाहिए था पूरी दुनिया में कि हम क्रिकेट खेलने आए हैं, हम जंग करने नहीं आए। जो चीज़ की इंडिया ने या सूर्या कुमार यादव उनके कैप्टन ने पोस्ट मैच में, वो आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करता है। वो आप रिलीजन की बात नहीं कर सकते, आप पॉलिटिकल बयान नहीं दे सकते, आप आर्मीज और फोर्सेस की बात नहीं कर सकते। वो कर सकते हैं, अगर कोई काम कर सकते हैं तो आप आईसीसी की इजाजत से ही कर सकते हैं। अगर आईसीसी ने इजाजत दी है तो आईसीसी इस बात पे फंसता है। पास में भी ऐसा हुआ है कि उस्मान ख्वाजा हो जाए, मोइन अली हो जाए, उनको इजाज़त नहीं मिली थी गजा की, उन्होंने फ़लस्तीन का उन्होंने बैनर उठाया था या लगाया था, 25% उन पे फाइन हुआ था, वो नहीं इजाज़त मिली थी। लेकिन अगर इनको इजाज़त मिली है तो आईसीसी यहाँ पे फंसता है। पाकिस्तान वेट करे, लेकिन बहुत लेट कर दिया। 24 घंटे पाकिस्तान ने डिसीजन लेने में लिए। ये बिल्कुल इमीडिएट आपको रिएक्शन देना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए और इसको बिल्कुल तरीके से देखना चाहिए। जज्बाती देखें, मैं और आप हो सकते हैं, लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे बोर्ड, उनको जज्बाती से फैसला नहीं करना। वो फैसला करना है जो हमारी क्रिकेट और हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो। और ये बहुत अच्छा टाइम है कि यहाँ पे डिसाइड हो कि पाकिस्तान खेलेगा या नहीं खेलेगा। और शहजाद आप बताएगा, आपके क्या तासुरात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, लाइक इसमें देखिए, टू बी ऑनेस्ट, एक तो बहुत गलत चीज है ये, इसमें दो राय नहीं है। और जो सूर्य कुमार यादव ने एज अ कैप्टन ऑफ भारत टीम वहां पे पोस्ट मैच सेरेमनी में ग्राउंड के अंदर खड़े होकर वाज़ेह तौर पे अल्फाजों में बोला है कि हमारी गवर्नमेंट और बीसीसीआई बिल्कुल अलाइंड है और एक पेज पे है इस मामले में, और हम जो है ना ये डेडिकेट करते हैं अपनी आर्मी को। मतलब कि आपने वो 6-0 का जो बदला है वो आपने यूज स्पोर्ट से लेना है हमारे बच्चों के अगेंस्ट। फिर आप शिकायतें लगाते हैं जब रियल मैच आता है, आप कहते हैं बिग बॉयज ले आए हैं। तो ऐसा नहीं होता है, खेल को खेल रहने दीजिए। आप अपने प्लेयर्स को भी मुफ्त में जो है ना गंदा करवा रहे हैं। आप इस तरह की इंस्ट्रक्शंस देती है उनकी गवर्नमेंट और बीसीसीआई मिलके कि इस तरह जो उनपे फ्लैग आ रहा है ना भारत के अंदर से कि जी नहीं खेलना चाहिए था पाकिस्तान के खिलाफ, तो वो आप फ्लैग को कम करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह के जेस्चर करके। और भाई इससे बेहतर था कि आप ना खेलते, क्योंकि डिसीजन आपने ले लिए हैं। अभी इससे पहले भी जो डिसीजन भारत ने लिए थे वो भी उनके मुंह की खानी पड़ी है, ठीक है, 6-0 हो गया उनको। और उसके बाद जो ये भी डिसीजन है, पूरी दुनिया में सीनियर प्लेयर्स आप उठा के देख लीजिए, इवन के वो प्लेयर्स जिनके स्टेक आईपीएल के अंदर भी मौजूद है, वो भी कंडेम कर रहे हैं इस हरकत को जो भारत ने की है। तो आई थिंक जो उनकी पॉजिटिव चीज थी, जो कि एक बहुत जबरदस्त उनके प्लेयर्स ने मैच जीता, वो भी छुप गई है छोटी और घटिया हरकत की वजह से। और सिक्कू भाई आप बताइएगा, क्या मैच रेफरी की बुनियाद पर जराए से इतलात आ रही है जो सोहेल इमरान कह रहे हैं कि पाकिस्तान ना खेले अगर उसको नहीं हटाया जाता, क्या इस तरीके से करना चाहिए पाकिस्तान को? तो देखिए, पाकिस्तान को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग किस्म का स्टैंड जरूर लेना चाहिए, मगर यहाँ पे 2-3 चीजें। नंबर 1, आपने शुरू में बोला कि क्रिकेट की रिवायत है। ये क्रिकेट की नहीं रिवायत है, ये पूरी दुनिया की रिवायत है, ये पूरे महज़ब जो हमारे माशरा है उसकी रिवायत है। आपके घर दुश्मन भी आता है तो आप उससे हाथ मिलाते हैं। यहाँ पे होस्ट जो है इंडिया है, हम उनके गेस्ट हैं, उनको हर हाल में हमसे हाथ मिलाना चाहिए था अगर हम उनके पास आए। तो ये इन्होंने एक ऐसी हरकत कर दी है जिसका कोई दूर से किसी तरीके से कोई एक्सक्यूज नहीं है कि जी हमने ये बहुत अच्छा किया। क्या वो अपनी फौज के वो जो 6 जहाज गिरे हैं उनका बदला इस तरह लेंगे हमसे हाथ ना मिलाकर? अब क्या रिवायत डल गई है, अब क्या रीत डल गई है कि हम सारी जिंदगी इसी तरह चलेंगे? मतलब इतनी छोटी हरकत है ये कि जिसका कोई आप जवाब बता दें। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा कि इतना इम्पोर्टेंट मैच हो और वो आप जीत गए हो और आप जाके अपने ड्रेसिंग रूम में जाके दरवाजा बंद कर दिया। ये कैसी जीत थी? आपको तो आपका क्राउड वहां पर 80% तो आपका क्राउड था, आपको चाहिए था जीत के बाद बाहर आके क्राउड के साथ
आप तस्वीरें बनाते, शोर मचवाते, नारे लगवाते, वो आपकी असल फतह थी। रादर देन दैट कि आप जाके कोने में छुप गए, बैठ गए और पता नहीं हाथ तक नहीं मिलाया। मगर इधर एक और गलती भी है। मैं समझता हूं कि जब सलमान अली आगा को ये बताया गया था कि जी आप हाथ नहीं मिलाएंगे, तो उनको चाहिए था कि उस वक्त अगर थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाता, उठ के वहां से कहता एक्सक्यूज मी करके ना वहां से भाग के आता और मैनेजर को बताता वो ये कह रहे हैं, शुड आई डू इट और नॉट, ये भी हो सकता था। मगर शायद इतनी जल्दी हुआ है, इतना क्विक हुआ है कि सलमान अली आगा समझ नहीं सका कि ये क्या हुआ है। अगर अब तो हम बैठ के ये बात कर सकते हैं कि सलमान अली आगा को ये करना चाहिए था, मगर अब जो हो गया सो हो गया। इंडिया ने अपना एक वो रंग दिखा दिया कि जो कि शायद किसी भी माशरे को, किसी भी कल्चर को कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और मैं तो हैरान हूं कि उन्होंने हरकत की है। और इससे आगे अब क्या होगा, ये मैं हमेशा अपने ट्वीट्स के ऊपर मैंने यही लिखा है कि आपने हाथ नहीं मिलाया, आगे क्या होगा, आगे आप क्या करेंगे, तो देखते हैं कि क्या होता है। मगर पाकिस्तान को इस पे एक सख्त स्टैंड लेना चाहिए। ज़ाहिर और भी मैचेस खेलने हैं और एक ऐसा साइकिल बन जाएगा जिसमें वो करें फिर पाकिस्तान को जवाब देना पड़े, उसमें गेम ही हर्ट होगी। मगर राशिद भाई, जो हमारी परफॉर्मेंस है, ऐसा लग रहा था कि वो पूरा रीड करके आए थे हमारे बैट्समैन को कैसे आउट करना है, और बैट्समैन हमारे अगर उनसे नहीं लग रहे शॉट तो वो भूल गए थे कि सिंगल भी ले सकते हैं, स्ट्राइक नहीं रोटेट कर रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि भारतीय बॉलर्स को भी पता है कि ये नहीं करेंगे स्ट्राइक रोटेट और इनको किस तरीके से फंसाना है। हमारे बॉलर्स को भी वो रीड करके आए थे। ऐसा लग रहा था कि शाहीन शाह अफरीदी कहाँ बॉल करेंगे और कैसे उनको डील करना है, और वो फिर भी वहीं बॉल किए जाएंगे फुल लेंथ। तो क्या हमारी कोई रीड नहीं हमने किया हुआ था, या हमारे लड़के जो हैं उनके बिल्कुल मुकाबले में है ही नहीं कि उनको हरा पाते? नहीं, हरा सकते हैं, लेकिन स्किल वाइज से बहुत फर्क है। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, स्ट्रेटजी, प्लानिंग, काफी फर्क है। वो जो खेल रहे हैं क्रिकेट बहुत हाईएस्ट लेवल पे खेल रहे हैं, बड़े टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, बड़े इवेंट खेल रहे हैं। हम लोग की जो प्रिपरेशन लास्ट 1 ईयर से है ना, बहुत हम मतलब के बॉटम की टीम से हम खेल रहे हैं, तो हमारी तैयारी भी वैसी ही है। लेकिन उनकी जो रिप्लेसमेंट देखे ना, अगर रोहित शर्मा की जगह कौन आया है, उसी की तरह का प्लेयर वो लेके आ रहे हैं ना, अभिषेक शर्मा को लेके आ रहे हैं, और विराट कोहली की जगह तिलक वर्मा आ रहा है। तो उनके कंपटीशन बहुत हाई है। हमारे में कौन आ रहा है, हमारे पता ही नहीं चल रहा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है लास्ट 1 ईयर में। तो तैयारी होती है, आपको पता होता है आपका बैट्समैन किस नंबर पे। हमने 2 मैच पहले हारिस को नंबर 3 पे कर दिया और फखर को नंबर 4 कर दिया। बिग मैच से 1 मैच पहले हमने ओमान के खिलाफ उसके 50 रन पे उसको इंडिया के खिलाफ भी नंबर 3 पे भेज दिया। ये होती है प्लानिंग, और नाकिस कारकर्दगी इसी वजह से बनती है। प्लेयर्स को आपकी टीम बहुत मजबूत ना हो, लेकिन आपकी मैनेजमेंट, आपका कैप्टन इस तरह का माहौल क्रिएट करता है कि आप जीत सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से कल जो हमारी प्लानिंग थी वो बिल्कुल नाकिस थी, जिसकी वजह से इंडिया ने भरपूर फायदा उठाया और उन्होंने अटैक किया है। शाहीन को, एक बॉलर था हमारे पास, शाहीन को अटैक किया उन्होंने, और आउट किससे हुए, साइम अय्यूब से। यानी कि उनको साइम जो बॉलर नहीं है उससे आउट हो सकते हैं, तो अच्छी बॉलिंग करते हैं। राज भाई, कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि हाईएस्ट स्कोरर हमारा शाहीन शाह अफरीदी है और हाईएस्ट विकेट टेकर साइम अय्यूब है। तो इसका मतलब है वीक लिंक है उनके पास ना, जो बैट्समैन नहीं है वो रन कर रहा है, जो बॉलर नहीं है वो आउट कर रहा है। जो अगर बेहतर तरीके से आप प्लानिंग करोगे, आउट करने की कोशिश करेंगे, तो हम जीत सकते हैं। इसी टीम से हम जीत सकते हैं, लेकिन थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। आप बताइएगा अहमद शहजाद, जैसे फ़हीम अशरफ हैं, या तो प्रॉपर बॉलर खिला लें या प्रॉपर बैट्समैन खिला लें, मगर फ़हीम अशरफ टीम में थे, दीगर उनके बारे में आप क्या कहिएगा? क्या हमारी टीम ही ठीक नहीं है, टीम ही ठीक नहीं बनी हुई, या परफॉर्म ठीक नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेटजी ठीक नहीं बनाई हुई? नहीं, देखिए इसमें कोई तो दो राय नहीं है कि कैलिबर का बहुत फर्क है। वो क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर उनका कैलिबर बहुत ऊपर नजर आया, उनके पास मौजूद थे। बैटिंग के अंदर जो कंट्रोल बॉलिंग के अंदर उनके पास मौजूद था, वो पाकिस्तान के पास नहीं है। उनका कॉम्बिनेशन जो है वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर नजर आया। प्लस आप देखिए ना कि वो भी यंगस्टर्स ही हैं, उनके भी सारे सीनियर प्लेयर्स चले गए छोड़ के, लेकिन किस कैलिबर के यंगस्टर्स जो है ना निकल के आ रहे हैं। वेयर आपके जो यंगस्टर्स हैं वो इतने पोटेंशियल वाले हैं नहीं, वर्क प्रोग्रेस है, इनको सपोर्ट करके बनाना पड़ेगा। मसला ये है कि आगे कुआं पीछे खाई वाला हिसाब है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। तो अब आप करें भी तो क्या करें बजाय इनको सपोर्ट करने के। लेकिन अगर आप देखेंगे थ्रू आउट, अगर आपने मैच देखा होगा तो उन्होंने डोमिनेट किया है। उन्होंने उनके जो सीनियर, हमारे सीनियर प्लेयर्स फॉर एग्जांपल फखर जमान, आप इनकी ये मुझे ये नहीं समझ आती है कि ये कब स्टैंड लेंगे और कब परफॉर्मेंस करेंगे। 10-10 साल खेलते हुए हो गए हैं,
सीनियर हैं, उनको चाहिए कि इस यंग टीम के आगे ढाल बन जाए, लेकिन वो भी जो है जब भी कोई इंपॉर्टेंट मैच आता है वो इसी तरह आउट होते हैं। आप इनकी एवरेज और स्ट्राइक रेट उठा के देखें, वनडे के अंदर बिल्कुल उन्होंने परफॉर्मेंस की है, लेकिन वनडे के अलावा उनके T20 के अंदर स्टैट उठा के देखेंगे तो उनकी जो है ना आपको बिल्कुल एवरेज जो है ना स्टैट्स नजर आएंगे। 128-129 का स्ट्राइक रेट नजर आएगा और एक जो है 20 की एवरेज आपको नजर आएगी। तो जब आपके सीनियर प्लेयर कुछ 10-10 साल से एक फॉर्मेट में खेल रहे हैं, इट शोज कि आपके पास पीछे उस लेवल कैलिबर का प्लेयर पड़ा नहीं है, जो था आपने जाया किया है। आपके जो डोमेस्टिक के अंदर कोचेस हैं, हम यही बात करते हैं, क्या वो अपना काम प्रॉपर तरीके से करते हैं? क्या ये जो लोग, हम आपको बात करते थे शाजिद भाई कि इन्होंने मेंटोर्स रखे, इन्होंने ये किया, तो अब कहाँ गए? 1 साल के बाद मेंटोर्स निकाल दिए। इसका यही मतलब है ना कि जब प्रेशर पड़ता है तो आप इस तरह की कोई चीज करके जो है ना क्रिकेट की बेहतरी नहीं करते, आप सिर्फ प्रेशर रिलीज करने के लिए अपने आगे लेयर्स क्रिएट कर लेते हैं। अगर उन्होंने तकदीर बदलनी थी तो वो तकदीर बदलने वाले खुद 1 साल बाद चले गए और पता नहीं उनकी सैलरी भी बंद हुई है कि नहीं हुई है। तो ये सारे हिसाब किताब जब तक चलते रहेंगे, जब तक यारी दोस्ती का मामला टीम के अंदर तो अब खत्म हो गया है, लेकिन टीसीबी में कैसे होगा? और वो जो हेल्म ऑफ अफेयर में पिछले 8-10 साल क्रिकेट बोर्ड में है, जिनकी जिम्मेदारी थी कैलिबर वाले प्लेयर्स प्रोड्यूस करना, डोमेस्टिक लेवल पे, छोटे लेवल पे, ग्रास रूट लेवल की कंपटीशन को बढ़ाना, वहां पे लोगों को ये स्किल लेवल पे काम करना स्टार्ट करना, क्या हमने वो किया है? हम ये और सिकू भाई आप बताइएगा, 36 ओवर्स कल चले हैं, 20 ओवर्स पाकिस्तान ने खेले, 16 ओवर पाकिस्तान ने तकरीबन 15.5 ओवर्स बॉलिंग की। कोई एक लम्हा ऐसा नहीं था जिसमें लगे कि पाकिस्तान मुकाबला कर रहा है बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, कोई एक लम्हा ऐसा नहीं था कि जिसमें लगे कि हाँ जी ये मैच किसी भी सिमत जा सकता है। शुरू से पहली बॉल से ये भारत की सिमत में ही जा रहा था। ये मसला है कि लड़कों में ज़ाहिर फर्क है दोनों तरफ, या फिर मसला ये है कि हमारी स्ट्रेटजी ठीक नहीं थी? देखिए, एक तो फर्क बहुत है, स्ट्रेटजी भी बिल्कुल सही नहीं थी। कल मैंने अपने प्रोग्राम में कल से पहले 4 दिन पहले ये बयान अपने प्रोग्राम में बताया था कि जो यूई का प्लेयर था उसने कहा था आपने पहले बैटिंग नहीं करनी पिचेस पे। मैंने उससे खास तौर पे पूछा था कि पिचेस किस तरह बिहेव करती है, तो हमने पहला फैसला तो ये गलत किया कि टॉस जीत के बैटिंग कर ली। दूसरा फैसला हमने ये किया कि हारिस को ऊपर भेज दिया। हारिस की क्लास नहीं है, हारिस को हमने ओमान में भेजा था प्रैक्टिस कराने के लिए, इसको मौका ही नहीं मिला था। आपको गलतफहमी हो गई। मैं तो हैरान हूं कि आप उसको इतना बड़ा प्लेयर समझते हैं कि इंडिया में के खिलाफ और आपने पहले ओवर में भेज दिया। दूसरे हमारे जो बैट्समैन है, मुझे ऐसा लगता है कि आपने साइम से इतनी गेंदें करा ली है कि उसका कंसंट्रेशन जो है बैटिंग से हट गया है। आप एक बैट्समैन को इतनी अगर आपने बॉलिंग करा के वो आउट करने उधर लगाए तो उससे रन नहीं हो रहे, और पहली बॉल पे कौन शॉट मारता है? देखिए, मुझे लोग कहते हैं कि आप 1980 की क्रिकेट की बात कर रहे हैं, 1980 हो या आज की क्रिकेट हो, पहला जो ओवर होता है उसके जो 6 गेंदें होती हैं वो आपको उसको पिच को रीड करना होता है। आप सिंगल्स ले लें, जब तक बहुत ही बुरी गेंद ना उसको शॉट मारें, कुछ ऐसी हरकत ही नहीं की। पहली बॉल पे आपने शॉट मार दिया, उसके बाद दूसरा आया वो भी उल्टे सीधे शॉट मार रहे, ऐसे नहीं होता। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी थी बैटिंग की बिल्कुल खराब थी। बॉलिंग के अंदर आप देख लें, शाहीन अफरीदी गेम स्विंग ही नहीं होता उसका, वो बात ही नहीं रही। आप मुझे बता दीजिए कि पाकिस्तान के पास कोई एक सुपरस्टार है? लोग बाबर और उसकी रिजवान की बात करते हैं, उन्होंने कितने मैच जिताए, वो तो खुद अपने लिए खेलते थे। सारी जो क्रिकेट तबाही है वो बाबर की कप्तानी की वजह से आई है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए खेलते थे। अब जो है वो कहते हैं उनको वापस लाओ, वो बेकार है उनका वापस आना। हमें अपनी नई क्रिकेट को बनाना पड़ेगा। आप मुझे ये बताएं कि जी इंडिया की जो टीम है, जो लड़के हैं, आईपीएल के अलावा कहीं खेलने जाते हैं? हमारे लड़का चाहे खटमंडू में टूर्नामेंट हो रहा हो, लांडी में टूर्नामेंट हो रहा हो, पता नहीं किसी जगह भी मैच हो रहा हो, ये खेलने चले जाते हैं। और राज भाई ये बात जहन में डालना कि हर बैटर को क्रॉस शॉट क्यों मारना है? अगर आपसे शॉट नहीं लग रहे हैं उस वक्त, पिच मुश्किल है या बॉलिंग अच्छी हो रही है, स्ट्राइक रोटेट क्यों नहीं हो सकती है? सलमान आगा जब बैटिंग के लिए आए तो उस वक्त साहबजादा फरहान सेट नजर आ रहे थे। सलमान आगा से अगर नहीं शॉट लग रहे थे वो सिंगल डबल कर लेते, वो इतनी सारी बॉलें भी खेल गए, 3 रन बने और फिर आउट हो गए। ये क्या वजह है? देखिए, एक चीज हमारे माइंड में डाल दी गई कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, उसका मतलब ये समझ रहे हैं मारना है सिर्फ। देखिए, गेम है ये सिचुएशन का और कंडीशन का। अगर आपकी कंडीशन ऐसी नहीं मिल रही कि जहाँ पे हिट लग सके तो आप डीप जाते हो। फरहान को जितना क्रिटिसाइज कर रहे हो वो गया डीप है, क्योंकि वो 10 साल से फर्स्ट क्लास खेल रहा है। उसको पिच का पता था कि मैं आखिर में जो बॉल मिलेगी 3 ओवर फास्ट बॉल करेंगे, मैं मारूंगा। वो आउट हो गया। लेकिन वही चीज शाहीन अफरीदी ने की। अगर वो भी खेल रहा होता तो हम 140-45
45-50 तक भी जा सकते थे, लेकिन माइंड में बच्चों के या प्लेयर्स के ये डाल दिया गया है कि सिर्फ पावर हिटिंग मारना है। जब आपके माइंड में पहले बॉल से मारना ही है तो आप मिड विकेट ही मारेंगे। कन्वेंशनल क्रिकेट 2-3 ओवर खेलनी है, और स्पेशली दुबई शारजा में आपको नॉर्मल क्रिकेट खेल के 150 रन बनाने। हम मार के भी 45 रन बना के 3 आउट हो रहे हैं, हम नॉर्मल क्रिकेट खेल के भी 40 रन बना रहे हैं और 1 आउट हो रहा है। तो ये कंडीशन और सिचुएशन का लिहाज किया जाए, हर जगह नहीं लगती वैसे हिट। वही चीज देखें, इंग्लैंड में साउथ अफ्रीका का मैच हुआ, 300 रन कर दिए, कंडीशन उनको सूट करती थी, उनके प्लेयर सूट करते थे। यहाँ थोड़ी बनेंगे, यहाँ 150 आपका पार स्कोर है, आप बनाने पहले बॉल से 200 जा रहे हैं और हम आउट हो रहे हैं 127 पे। इसको सोचना पड़ेगा कि नॉर्मल क्रिकेट खेलें, ये वो जगह नहीं है जहाँ पे आप छक्के मारे बहुत ज्यादा, आखिर में लगते हैं, शुरू में भी लगते हैं, लेकिन अपनी पोजीशन में तो आए। अब आप बगैर देखे टांग रख के अगर हर कोई मारेगा, सबने टांग रख के मारी है, बॉल समझ में नहीं आई, कुलदीप यादव समझ में नहीं आया तो टांग रख के मार दो। तो ये बहाना होता है आउट होने का, आउट होके चले जाए कोई बात नहीं, T20 तो हो रहा है, कौन क्या कहेगा, लेकिन ये हमें मैच को कॉस्ट कर जाता है। बहुत शुक्रिया। प्राइमरी ब्रेक शामिल करते हैं। दोहा में इजलास हुआ है इस्लामी ममालिक का, बहुत अहम ऐलानात हुए हैं, अहम बातें की गई हैं, आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। कतर पर इजरायली हमले के खिलाफ आज दोहा में अरब इस्लामी ममालिक का हंगामी सरबराही इजलास हुआ है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हब्द सानी की ज़ेर सदारत होने वाले इस इजलास में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, तुर्क सदर तैयब अर्दोआन, ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ समेत मुख्तलिफ दीगर अरब और इस्लामी ममालिक के सरबराहान शरीक थे। अमीर कतर शेख तमीम बिन हब्द सानी ने इजलास के इफ्तिताही खिताब में कहा कि इसराइली जारियत बुज़दिलाना है। नेतन्याहू का ख्वाब है कि अरब रीजन इसराइली असर व सूख का मरकज़ बन जाए, जो कि एक ख़तरनाक इल्यूजन है। अमीर कतर ने मजीद कहा कि कतर एक सालिसी करने वाला मुल्क है जो इस तबाहकुन जंग को ख़त्म करने की कोशिशें कर रहा है, जो फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ गजा में मुसल्लत की गई है और नस्ल कुशी में बदल चुकी है। इसराइल अपनी हठधर्मी जारी रखे हुए है और जंग जारी रखने पर अड़ा हुआ है। जबकि इजलास से खिताब करते हुए ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि हमारे पास सिर्फ एक वाज़ेह रास्ता है और वो ये कि हम मुत्तहिद हो जाएं, एक दूसरे का हाथ थामे हुए, जैसा कि पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम मुसलमान आपस में भाई हैं, लिहाजा हमें एक ही जिस्म की तरह रहना चाहिए। मसूद पेज़ेश्कियान ने मजीद कहा कि हमें इन ख़तरात के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए और ये दोहराना चाहिए कि मज़ीद जराइम बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और ना ही हम गजा में जारी हालात या बैरूत और यमन में होने वाले वाक़यात पर खामोश रहेंगे। जबकि तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोआन ने कहा कि इसराइल की बढ़ती हुई जारियत हमारे खित्ते के लिए बराह रास्त खतरा है। मुझे उम्मीद है कि आज हमारे फैसले एक तहरीरी एलामिया की सूरत में दुनिया भर के सामने पेश होंगे। सदर अर्दोआन ने मजीद कहा कि ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि नेतन्याहू की हुकूमत फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ कत्ल व गारत जारी रखने और खित्ते को अफरा तफरी में धकेलने का इरादा रखती है। इसराइली सियासतदान नाम नेहाद ग्रेटर इसराइल के बारे में इल्यूजन्स दोहराते रहते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसराइली हुक्काम को बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। इजलास के दौरान इराक़ी वज़ीर आज़म ने इस्लामी दुनिया में नेटो तर्ज के इज्तिमाई सलामती के निज़ाम की तजवीज़ दी है और कहा कि अगर किसी एक अरब या इस्लामी मुल्क पर हमला होता है तो इसे सब पर हमला तस्वुर किया जाए और सब मिलकर इसका जवाब दें। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा कि अल्फाज और बयान इसराइल की खित्ते में कार्रवाइयों को रोकने के लिए काफ़ी नहीं होंगे। हमारे अवाम अल्फाज से बेजार हो चुके हैं। उन्होंने हमें बार बार मज़म्मतें बयानात जारी करते हुए देखा है, जबकि इसराइल बिला जवाज़ तशद्दुद में इजाफा कर रहा है और हमारी आइंदा नस्लें सवाल करेंगी, क्या हमें कार्रवाई करने की हिम्मत हुई? मज़म्मतें मिसाइल्स को नहीं रोकेंगी और बयानात फ़लस्तीन को आज़ाद नहीं करेंगे। हमें सख्त इक़दामात करने चाहिए, सिफारती ताल्लुकात ख़त्म किए जाने चाहिए और इसराइल के साथ ताल्लुकात भी ख़त्म करने चाहिए। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल को अब हर हाल में रोकना पड़ेगा और फिर वज़ीर आज़म ने इस हवाले से अपनी तजावीज़ पेश की। Israel's genocidal campaign has reduced Gaza to rubble and ruin. The world shall always bear the scars of this unending carnage etched on the very soul of humanity. Injustice has reached an unbearable level. This must stop and stop now. Excellencies, Pakistan reiterates the following urgent and essential steps. Israel must be held accountable for its war crimes against humanity. Creation of an Arab Islamic task force to adopt effective measures to ward off
Israeli expansionist designs. We reiterate the OIC's call to suspend Israel's membership of the United Nations. Fourth, member states should actively consider implementing other appropriate measures against Israel. The UN Security Council must urgently demand from Israel under Chapter 7 of the UN Charter an immediate, unconditional and permanent ceasefire, release of hostages and exchange of Palestinian prisoners. Sixth, guaranteed, sustained and secure humanitarian access to all civilians in need and the protection of aid workers, medical teams, journalists and UN personnel. Above all, Excellencies, we must achieve a just, comprehensive and lasting two-state solution with creation of an independent state of Palestine with pre-1967 borders and Al-Quds Al-Sharif as its capital. एक ऐसे वक्त में कि जब दोहा में इस अहम इजलास के लिए अरब इस्लामी ममालिक के सरबराहान जमा हो रहे थे ताकि इसराइली जारियत पर एक मुश्तरका लाए अमल तरतीब दिया जा सके, वहीं दूसरी जानिब अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो इसराइल में इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के साथ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और इसराइल को अमरीकी हिमायत का यकीन दिला रहे थे, जबकि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने उनके साथ खड़े होकर कतर पर अपने हमले को जस्टिफाई किया और हता के इस हमले की नाकामी को भी मुस्तरद कर दिया। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक वजीर आजम नेतन्याहू ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ खड़े होकर कतर में हमास के खिलाफ कार्रवाई पर होने वाली तनकीद को बहुत बड़ी मुनाफिकत करार दिया। हालांकि अमरीकी सदर ट्रंप भी इस हवाले से इसराइल पर तनकीद कर चुके हैं। नेतन्याहू ने इस बात की तरफ इशारा दिया कि 11 सितंबर के बाद मंजूर होने वाली करारदाद में कहा गया था कि कोई मुल्क दहशतगर्दों को पनाह नहीं दे सकता, जबकि नेतन्याहू ने हमले में हमास के रहनुमाओं को मारने में नाकामी का एतराफ़ किया, मगर कहा कि इसराइल ने फिर भी दहशतगर्दों को एक पैगाम भेजा कि आप कहीं भी छुप सकते हैं, भाग सकते हैं, मगर हम आप तक पहुंच ही जाएंगे। इस दौरान जब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से अमरीका के खलीजी इत्तेहादियों के गुस्से के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कुछ बुनियादी मसाइल ऐसे हैं जिनको हल करना ज़रूरी है, चाहे जो कुछ भी हुआ हो। मार्को रूबियो ने कहा कि अभी भी यरगमाली मौजूद है और हमास भी बरकरार है और उसे ख़त्म करना ज़रूरी है। ये सब मसाइल अभी हल होने बाकी हैं। अमेरिका इन मसाइल के हल पर तवज्जो देगा, जबकि नेतन्याहू ने यह भी कहा कि गज़ा में जो ऊंची इमारतें गिरा दी गई हैं वो हमास के मजबूत ठिकाने थे। उन्होंने कहा कि दुनिया को गज़ा के बारे में अपनी तरजीहात और हक़ाइक़ दुरुस्त करने चाहिए और इसराइल अपनी तरफ से जो हो सकेगा वो करेगा ताकि अपने लोगों को खतरे से निकाला जा सके। नेतन्याहू एक के बाद एक जाहिरियत करने के बाद मुसलसल हमास को निशाना बनाने की धमकियां दे रहे हैं, कतर पर हमले को जायज़ करार दे रहे हैं और इशारा दे रहे हैं कि वो कतर में दोबारा ऐसा हमला कर सकते हैं, मगर उनके अहम तरीन इत्तेहादी अमरीका के सदर ट्रंप इस हमले पर मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं। वो कभी इसराइल के हक़ में बयान देते हैं तो कभी वो इसराइल से मुस्तकबिल में मोहतात रहने का मुतालबा भी करते हैं। कल सदर ट्रंप से जब सहाफ़ियों ने कतर पर इसराइली हमले से मुतालिक सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मेरा पैगाम यह है कि उन्हें बहुत बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। कतर हमारा एक बहुत अच्छा इत्तेहादी है, इसलिए इसराइल और बाकी सबको मोहतात रहना होगा। a great ally to the United States. A lot of people don't know that. I told the Emir, who I think is a wonderful person, actually, I said, you need better public relations because you don't really get the public relations. I mean, people talk of it so badly, and they shouldn't be. Qatar's been a very great ally. So Israel and everybody else, we have to be careful. When we attack people, we have to be careful. इस सारी सूरत हाल में जहाँ नेतन्याहू मशरिक़ वुस्ता में जंग को बढ़ाने की धमकियां दे रहे हैं, नए जंगी मंसूबे सामने ला रहे हैं, गज़ा में इंसानियत सोज इक़दाम कर रहे हैं, रोज़ाना सैकड़ों फ़लस्तीनियों को शहीद करवा रहे हैं, वहीं अमरीकी सदर ट्रंप इसराइल को एहतियात बरतने की तलक़ीन तो कर रहे हैं मगर इसराइली इक़दाम की भी हिमायत कर रहे हैं। ऐसे में अब कतर में हमास की क़यादत पर होने वाली इसराइली कार्रवाई पर इसराइली हुकाम के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ गए हैं और ये बात भी मंजर आम पर आ गई है कि खुद इसराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद ने भी इस कार्रवाई से इनकार कर दिया था। हालांकि मुसाद इससे पहले ईरान में हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया को निशाना बना चुकी है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया था कि इसराइली खुफिया इदारे मुसाद ने दोहा में हमास की क़यादत को ख़त्म करने के लिए एक ज़मीनी ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मुसाद को खदशा था कि इस तरह की कार्रवाई यरगमालियों से मुतालिक जंगबंदी मुज़ाकरात को सबूताज कर देगी और कतर के साथ उसके ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाएगी, जो मशरिक़ वुस्ता में एक अहम सालिस है। और इसी वजह से इसराइल को कतर में फ़िज़ाई हमले करने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन अब इसराइली सिक्योरिटी इदारों का मानना है कि इन हमलों में हमास के किसी बड़े रहनुमा की मौत नहीं हुई। हालांकि मंगल को होने वाले इस हमले के वक्त
वो सब वहाँ मौजूद थे। ये अंदाज़ा जुमे को मज़ीद मजबूत हो गया जब हमास ने ऐलान किया कि उनके रहनुमा खलील हैया ने अपने बेटे की तदफीन खुद की, जो हमले में मारे गए थे। इस ऐलान के बाद ये इब्तिदाई अफवाहें गलत साबित हुई कि हमले में खलील हैया खुद मारे गए थे। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इस मुमकिन नाकाम हमले के बाद ये रिपोर्ट सामने आने लगी कि इस मंसूबे पर इसराइल में सख्त अंदरूनी इख्तिलाफात मौजूद थे, ख़ास तौर पर कार्रवाई के तरीक़ाकार और इसके वक्त पर, क्योंकि ये ऐसे वक्त में हुआ जब यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात जारी थे। यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी के मुआहदे पर बातचीत से वाकिफ़ एक आला एहलकार ने चैनल 12 को बताया कि ज़्यादातर दिफाई इदारों ने इस हमले को मौखर करने की सिफारिश की थी। इसराइली एहलकार के मुताबिक उनका मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह था कि यरगमालियों की वापसी के लिए एक मुआहदा मेज़ पर मौजूद है और मुज़ाकरात को मुकम्मल तौर पर आजमाया जाना चाहिए। सबको इस बात का इदराक था कि यरगमालियों के लिए इसके क्या नताइज हो सकते हैं और उस वक्त ऐसी कार्रवाई इस इम्कान को नुकसान पहुंचा सकती है। चैनल 12 की खबर के मुताबिक इस मंसूबे की मुखालफत इसराइली फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अयाल ज़ामीर, मुसाद के सरबरा डेविड बार्निया और कौमी सलामती के मुशीर ने की थी। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू, इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काट्ज़, शिन बेत के कायम मकाम सरबरा और स्ट्रेटेजिक उमूर के वज़ीर रॉन ड्रमर इस हमले के हक़ में थे। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि यरगमालियों से मुतालिक मुज़ाकरात के सरबरा को तो इस ऑपरेशन पर होने वाली मुशावरत में शामिल ही नहीं किया गया, क्योंकि आला हुकाम को यकीन था कि वो ऐसी कार्रवाई की मुखालफत करेंगे जो यरगमालियों को ख़तरे में डाल सकती है। इसी तरह वाशिंगटन पोस्ट को 2 इसराइली ज़राए ने बताया कि मुसाद ने हालिया हफ्तों में अपने तैयार किए हुए एक ज़मीनी मंसूबे पर अमल दरामद से इनकार कर दिया, जिसका मकसद हमास के रहनुमाओं को कत्ल करना था, और इस इनकार के बाद इसराइल को फ़िज़ाई हमले का रास्ता अपनाना पड़ा। ज़राए के मुताबिक मुसाद के सरबरा डेविड बार्निया ने कतर में हमास रहनुमाओं को कत्ल करने की मुखालफत की थी, क्योंकि मुसाद के कतर के साथ ताल्लुकात हैं और हमास से मुज़ाकरात में सालिस का किरदार भी अदा करता है। इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान भी काफ़ी मुतहर्रिक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर पर इसराइली हमले के बाद दूसरी बार कतर गए हैं, जबकि इससे पहले अरब इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने शिरकत की। इस इजलास के बाद इसहाक डार ने कतर में अल जज़ीरा के लिए उसामा बिन जावेद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्लिम ममालिक के 2 अरब लोगों की नज़रें अरब इस्लामी सरबराही इजलास पर हैं। अगर महज सख्त तकारीर हुई और कोई वाज़े रोड मैप नहीं दिया गया तो ये अफसोसनाक होगा और एक मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्स का क़याम एक अमली कदम हो सकता है। If the countries and the leaders and the statesmen who meet tomorrow and just sit, make strong speeches without a very clear roadmap how to deal with this situation, it will be very sad, because that's what the Ummah is expecting now. You said 2 billion people. I think they would be all eyeing on this summit. What would come out of it? The Arab League, I think they have already talked on these lines, some sort of combined security force type. Why not? I think this is practical. And where does a nuclear-powered Pakistan stand with that? Nuclear-powered Pakistan obviously would stand as member of the Ummah, will discharge his duty. जबकि अल जज़ीरा के मुताबिक अब से कुछ देर पहले अरब इस्लामी ममालिक के हंगामी इजलास के एलामिये के अहम नकात भी सामने आ गए हैं, जिनके मुताबिक इसराइल की कतर के खिलाफ सफाक जारियत ने खित्ते में अमन के तमाम इम्कानात को कमज़ोर कर दिया है। हम कतर की रियासत पर इसराइल के बुज़दिलाना और गैर कानूनी हमले की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं और कतर के साथ मुकम्मल यकजहती और उसके जवाबी इक़दाम की भरपूर हिमायत करते हैं। सालिसी के एक गैर जानिबदार मरकज़ पर हमला आलमी अमन कायम करने की कोशिशों को नुकसान पहुँचाता है। एलामिये में हमले पर कतर के महज़ब और समझदाराना रवैये को सराहा गया है और गज़ा पर जारियत को रोकने के लिए कतर, मिस्र और अमेरिका की सालिसी की कोशिशों की हिमायत की गई है। इसके अलावा सालिसी और अमन के क़याम में कतर के तामीरी और काबिल कदर किरदार की तारीफ़ की गई है और इसराइली जारियत को जायज़ करार देने की तमाम कोशिशों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया है। साथ ही इसराइल की कतर को बार बार निशाना बनाने की धमकियों को भी मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। 2 अहम खबरें हैं, उनकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। बिजनेस कम्युनिटी के एक हिस्से के दबाव और डिमांड्स के बावजूद स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद को 11% पर बरकरार रखा है और इसकी वजूहात भी बताई हैं। एलामिये के मुताबिक जुलाई और अगस्त में महंगाई कम रही, मगर कोर इन्फ्लेशन में कमी का रुझान सुस्त है, जबकि मुआशी सरगर्मियों में बेहतरी आई है, जिसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी शामिल है। मगर मुस्तकबिल करीब में मुआशी आउटलुक में हालिया सैलाबों की वजह से कुछ बिगाड़ की तवक्को है। सैलाबों की वजह से आने वाला आर्जी मगर बड़ा सप्लाई शॉक खासतौर पर फसलों को नुकसान की सूरत में महंगाई में इजाफे का बाइस बन सकता है और करंट अकाउंट खसारा भी इस माली साल के इब्तिदाई तखमीनों से ज़्यादा हो सकता है, जबकि मुआशी तरक्की भी पहले किए गए तखमीनों से कम हो सकती है। इस बदलते हुए मुआशी आउटलुक और सैलाबों की वजह से पैदा होने वाली गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी समझती है कि कीमतों में इस्तेहकाम के लिए शरह सूद को
11% पर ही बरकरार रखा जाए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इस बात का भी इजहार किया कि गुज़िश्ता सैलाबों के मुकाबले में मईशत में मौजूदा सैलाबों से निपटने की सलाहियत ज़्यादा है, क्योंकि इस वक्त महंगाई कम है, डिमांड में सुस्त रवि से इजाफा हुआ है और दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस का आउटलुक भी नीचे ही नजर आता है। गुज़िश्ता सैलाबों के बाद जो महंगाई और करंट अकाउंट प्रेशर सामने आए थे, इस दफ़ा उसकी तवक्को नहीं है। ताहम फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के इस तसलसल को बरकरार रखने की ज़रूरत है ताकि मईशत किसी भी शॉक से निपटने के लिए मजबूत हो और पायदार तरक्की की तरफ गामजन हो। गुज़िश्ता मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग से अब तक जो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनमें एक तो यह है कि बैरूनी कर्जों की अदायगी और करंट अकाउंट खसारे के बावजूद स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादले के ज़खायर मुस्तहकम रहे, जबकि सितंबर में कंज्यूमर्स और बिजनेसेस की इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन में इजाफा हुआ है, जबकि जुलाई से अगस्त तक एफबीआर ने टारगेट से कुछ कम टैक्स इकट्ठा किया। हालांकि गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में इस साल टैक्स कलेक्शन में खातिर ख्वाह इजाफा देखा गया, जबकि अमेरिका की तरफ से रिवाइज टैरिफ्स के ऐलान के बाद ग्लोबल ट्रेड के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल में भी कुछ हद तक कमी आई है। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखकर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी समझती है कि रियल पॉलिसी रेट को मस्बत रखकर मीडियम टर्म में महंगाई को 5 से 7% के दरमियान मुस्तहकम रखा जा सकता है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। 9 मई के मुकदमात में इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों से PTI के मुख्तलिफ रहनुमाओं को सजाएं सुनाई जा रही हैं, जिन पर यह सवाल उठ रहा है कि ये सजाएं और फैसले भी पिक एंड चूज़ की बुनियाद पर हो रहे हैं, क्योंकि इन केसेस में ऐसे अफराद जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और तहरीक इंसाफ से अलहदा हो गए, उन्हें मुकदमात में नामजदगी के बावजूद सजाएं नहीं सुनाई गई। इसी तरह ऐसे अफराद भी हैं जिन्हें सजाएं तो सुनाई गई मगर ताहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी, जबकि कुछ ऐसे अफराद भी हैं जिन्हें शुरू में ही गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उन्हें मिलिट्री कोर्ट से सजाएं सुनाई गई। इन अफराद में इमरान खान के भांजे और उनके नाक़िद हफीजुल्लाह नियाज़ी के बेटे बैरिस्टर हसन नियाज़ी भी शामिल हैं, जिन्हें मिलिट्री कोर्ट ने 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई है। वाज़ेह रहे कि लाहौर में जिना हाउस हमला केस में गुज़िश्ता साल मिलिट्री कोर्ट ने 80 से ज़ायद अफराद को सज़ाएं सुनाई थी, जिनमें बैरिस्टर हसन नियाज़ी भी शामिल थे। अब बैरिस्टर हसन नियाज़ी ने मिलिट्री कोर्ट से मिलने वाली सज़ा के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी है। बैरिस्टर हसन नियाज़ी के वकला के मुताबिक उन्होंने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बैरिस्टर हसन नियाज़ी को अगस्त 2023 में 9 मई के एहतजाज के सिलसिले में एक FIR के तहत गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें कभी भी किसी सिविल अदालत में पेश ही नहीं किया गया और बगैर किसी अदालती हुक्म या समाअत के पुलिस ने उन्हें एक ख़त के ज़रिए बराह रास्त फ़ौजी हुक्काम के हवाले कर दिया। हालांकि कानून के मुताबिक किसी भी शहरी को फ़ौजी अदालत के हवाले करने के लिए ज़रूरी है कि पहले सिविल अदालत में उस पर बाकायदा फ़र्द जुर्म आयद हो। इसके बरक्स इसी FIR में नामजद दीगर अफराद की तहवील इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की दरख्वास्त मंजूर होने के बाद फ़ौजी हुक्काम के हवाले की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 7 मई 2025 के अपने हुक्म में फ़ौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल को बहाल करते हुए ये वाज़ेह किया था कि ऐसे मुकदमात जिनमें इब्तिदाई तहवील की मुंतकली की गैर कानूनी हैसियत को चैलेंज किया गया है, उन पर हाई कोर्ट को अपने मेरिट पर फैसला करना होगा। बैरिस्टर हसन नियाज़ी के वकला के मुताबिक उन्होंने इस्तदा की है कि सिविल से फ़ौजी तहवील की मुंतकली को गैर कानूनी करार दिया जाए। इस मुंतकली के बाद के तमाम अहकामात और कार्रवाइयों को कलअदम करार दिया जाए और या तो उन्हें रिहा किया जाए या फिर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाए ताकि उनका मुकदमा बाकायदा सिविल अदालत में चलाया जा सके। लेकिन बैरिस्टर हसन नियाज़ी के वकला के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट की ऑफिस ब्रांच ने दरख्वास्त पर 2 एतराज़ात उठाए थे। पहला ये कि दरख्वास्त काबिल समात नहीं है और दूसरा ये कि दरख्वास्त में एक फ़ौजी अफसर की जानिब से SHO थाना सरवर रोड को लिखे गए ख़त की गैर तस्दीक शुदा कॉपी लगाई गई है, जिसमें बैरिस्टर हसन नियाज़ी की हवालगी का मुतालबा किया गया था। लेकिन ये दोनों एतराज़ात बुनियादी तौर पर गलत हैं, क्योंकि यह दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के 7 मई 2025 के हुक्म के मुताबिक दायर की गई थी। जहाँ तक दूसरे एतराज़ात का ताल्लुक है तो हसन नियाज़ी के वकला के मुताबिक ये वाज़ेह रहे कि जब हसन नियाज़ी के वालिद हफीजुल्लाह नियाज़ी ने उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी तो उस हुकूमत ने खुद ये ख़त लाहौर हाई कोर्ट के सामने पेश किया था और क्योंकि ये एक अंदरूनी ख़त व किताबत थी और कोई अदालती या बाज़ाब्ता इंतज़ामी हुक्म नहीं था, इसलिए इसकी मुसद्दिका नकल दस्तियाब नहीं है। ताहम इन्हीं एतराज़ात के साथ 11 सितंबर को जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक बाजवा पर मुश्तमिल लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी समाअत की थी और वफाक और पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए थे और मज़ीद कार्रवाई के लिए केस की समाअत 16 सितंबर 2025 तक मुलतवी कर दी। इस सारी सूरत हाल में अब बैरिस्टर हसन नियाज़ी के वकला और अहले खाना को खदशा है कि कल होने वाली समाअत में इन्हीं एतराज़ात की बुनियाद पर लाहौर हाई कोर्ट इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर देगी। हालांकि उनके मुताबिक ये दोनों एतराज़ात सिरे से बनते ही नहीं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।